हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो करने वाले हैं वो है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। मतलब एक ग्लास स्लैब जो है वहां से लाइट जो है वो किस तरह से पास करती है। अब अगर हम इस रिफ्लेक्शन को समझना चाहें तो एक पॉइंट ले लेते हैं ए। एयर या वैक्यूम में लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। मैंने एक रे से आपको ये चीज़ दिखाई हुई है, लेकिन ऐसा सिर्फ एयर या वैक्यूम में तब होता है जब वहाँ पर ऑब्स्टेकल ना हो। मान लो हमारे पास एक ग्लास स्लैब हो, तब तब ऑब्वियस है कि किसी ना किसी एक पॉइंट पर वो यहाँ पर ग्लास स्लैब को हिट करेगी। तो एक पॉइंट जैसा कि हमने यहाँ पर बी ले लिया है, बी पॉइंट पर अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर हिट कर रही है, तो ऐसे में वो ए बी लाइन जो है उसको फॉलो नहीं कर पाएगी। अब तो वो जाएगी कहाँ? इस चीज को समझने के लिए हमें वहां पर एक नॉर्मल जो है वो बनाना पड़ेगा। तो बी हमारा क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहाँ पर एक हमारे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि जब कभी भी लाइट जो है वो एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, तो बेंडिंग हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है। तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ जो है वो बेंड करेगी। अब अंदर की तरफ मान लो अभी के लिए हम कह देते हैं कि वो जो है बी से सी की तरफ, सी जो है वो एक सिंपल हमने पॉइंट ले लिया है जो हमारी ग्लास स्लैब है उसके एंड पे। तो अब यहाँ पर जो है ये एक मूवमेंट के लिए हम मान लेते हैं कि ये इस वाले पाथ को फॉलो कर रही है। अब इस पाथ में जो ए बी ये है क्या? ये इंसिडेंट रे है। और बी सी क्या है? ये हमारे पास ग्लास स्लैब के अंदर है, तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। तो अगर हम यहाँ पर एंगल कंसीडर करें जो ए बी बना रही है नॉर्मल के साथ में, उसे हम अभी के लिए आई ले लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा। और जो बी सी हमारे पास नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है, इसे हम ले लेते हैं आर वन। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है अगर हम वहां पर बी पे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी बात करें। अब जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है तो वहां पर एक नई क्वांटिटी आ जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्नेल्स लॉ हमें बताता है कि अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकालना चाहते हैं जहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि ग्लास लैब में हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम जहां से लाइट आ रही है, यानी एयर। तो अगर मान लो हम यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालें, तो वो साइन आई अपॉन साइन आर से मिल जाएगा। यहां पर हमने आर की जगह आर वन लिया है, तो ऑब्वियस है हमें साइन आर वन लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी की। अब सी पे जो है वो क्या होगा? सी पे जो हमारे पास वहां पर रे आ रही है वो ऑब्वियस है, अब वो ग्लास स्लैब से बाहर भी निकलेगी, क्योंकि ग्लास स्लैब जो है वो ओपेक तो है नहीं। तो अब ऐसे में जब ये बाहर निकलेगी तो हमारे पास फिर से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि वहां पर चेंज इन मीडियम है, ग्लास स्लैब से एयर। अब जो है इस रिफ्रैक्शन को अगर समझना है तो फिर से हमें नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ पर जो नॉर्मल है इसको अगर हम देखें और अगर हम वहां पर मीडियम में चेंज की बात करें, तो चेंज इन मीडियम जो है वो डेंसर टू रेयरर हो रहा है, ग्लास स्लैब से एयर में आ रही है। तो रे अगर मान लो वहां पर ग्लास स्लैब से एयर में आएगी, तो ऐसे में जो बेंडिंग होगी वो कहाँ होगी? बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी ये रे। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो रे है ये हमारी बेंड होती हुई जाती है किसी एक पॉइंट डी से। अब हम अपने ध्यान में सिर्फ रखते हैं जो रिफ्रैक्शन हमारे पास सी पॉइंट पर हो रही है। अब जो सी पॉइंट पे हमारे पास रिफ्रैक्शन हो रही है उसके लिए बी सी जो है वो इंसिडेंट रे है और सी डी जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो बी सी जो यहाँ पर एंगल क्रिएट करेगी नॉर्मल के साथ में, वो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की तरह वहां पर ट्रीट होगा। अभी के लिए उसको आर टू ले लेते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत हो ना, आर टू यहाँ पर रिफ्रैक्शन के लिए नहीं है, सिंपल इंसिडेंस के लिए है। लेकिन आर वन आर टू हमने जो ग्लास स्लैब के अंदर वाले एंगल्स हैं वो ले लिए हैं। और ये नोटेशंस जो हैं, वेरिएबल्स जो हैं, जो मर्जी आप ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पर आर टू ले लिया है। अब जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ में एक एंगल बना रही है, इसको अभी मैं ई ले लेता हूँ। ई क्यों यहाँ पर सेंस बनाता है? क्योंकि ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। जो हमारे पास रे कहीं पर अंदर जाकर फिर बाहर निकलती है तो वो इमरजेंस हो गया, तो एंगल ऑफ इमरजेंस के लिए मैंने यहाँ पर ई ले लिया। तो अब इस पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन की हम बात करें तो रिफ्रैक्टेड रे एयर में है, इंसिडेंट रे जो है वो हमारी ग्लास में है। तो अगर हम स्नेल्स लॉ के हिसाब से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो फिर दोबारा से वहां पर साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो हम यूज करेंगे। यहाँ पर आई जो है वो हमारा आर टू है और जो आर हमने लिया हुआ है वो हमारा ई है। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन आर टू अपॉन साइन ई। अब हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। यहां पर पहला एक्सप्रेशन जो है वो हमारे को बता रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, और दूसरी चीज जो है वो हमारे को मिल रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जब कभी भी हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू होता है,
तो वो हमेशा रेसिप्रोकल हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो हमारे पास यहाँ पर NGA जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा NAG का। अगर हम यहाँ पर दोनों जो हमारे पास वैल्यूज हैं 1 और 2 हमारी जो इक्वेशन है उनके अंदर वो यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा sin I अपॉन sin R1 इक्वल sin E अपॉन sin R2। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो N1 और N2 हैं ये हमारे नॉर्मल है, नॉर्मल सिंपल परपेंडिकुलर्स हैं, और जो हमारे पास ग्लास स्लैब है वो रेक्टेंगुलर है। तो ऐसे में हमारे पास जो R1 और R2 हैं ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे, क्योंकि N1 और N2 जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब क्योंकि हमारे पास N1 और N2 पैरेलल हैं, R1 और R2 जो हैं वो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ऐसे में ये इक्वल होंगे। और क्योंकि ये हमारे पास इक्वल हैं तो अब ऐसे में डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो गए, sin R1 और sin R2 ये हमारे पास इक्वल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा अब sin I इज इक्वल टू sin E। अभी के लिए हम 10th लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एंगल्स जब छोटे होते हैं तो सिंपल अगर हमारे को sin I इक्वल sin E मिल जाता है तो उसका सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे पास I जो है वो हमारा E के बराबर है, मतलब ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी रिफ्रैक्शन हमारे पास ग्लास स्लैब से होती है तो ऐसे में कोई एंगुलर बेंडिंग नहीं होती वहां पर, बल्कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। मतलब रे जो है वो पैरेलल जाती हैं। एंगल I इक्वल्स एंगल E सिंपल यही बता रहा है कि हमारे पास जो रे वहां पर AB थी, जो इंसिडेंस रे थी हमारे पास सबसे पहली, और जो हमारी इमर्जेंट रे है फाइनल यानी CD, ये दोनों रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब ये जो दो हमारे पास पैरेलल रे हैं इनके बीच का अगर हम डिस्टेंस बोलें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यानी जो भी हमारी इंसिडेंट रे होती है और जो हमारी इमर्जेंट रे होती है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें यानी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब में हमें ध्यान क्या रखना होता है कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होता है, और यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट है क्या, बस सिर्फ यही दो चीजें हमारे को इस कॉन्सेप्ट के अंदर समझनी होती हैं। तो बस बेटा जी इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको मेरा मेथड पसंद आया हो, इन केस आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।